जनाब अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होगे, ठीक ठाक होगे। मैं हूँ आपका होस्ट आज़म तारिक। खुशामदीद कहते हैं आपको आज के हमारे प्रोग्राम में टेक हब में। क्योंकि ये हमारा पहला एपिसोड है तो मुझे इस शो की इंट्रोडक्शन देना अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ मैं आपको कि ये शो है किस बारे में। इस तरह के नाम से ही कुछ ज़ाहिर हो रहा है, टेक हब, टेक्नोलॉजी पे। इस शो में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे जो एडवांसमेंट हो रही है डे बाय डे, और पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी में अपना जो है गलबा एक कायम करते जा रही है और लोगों की ज़िंदगियों में साथ ही साथ आसानी भी पैदा कर रही है। मगर हम टेक्नोलॉजी के कुछ नुकसानात भी आज के दौर में बहुत सारे देखते हैं। मगर हम इस प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे टेक्नोलॉजी पे कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसानी ज़िंदगी में इंसान को फ़ायदा पहुंचा रही है। और हर वीक के अंदर हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी खबरें लेके आएंगे जो कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन को भी ऐड करेगी और साथ ही साथ मज़ा भी आपकी लाइफ में क्रिएट करेगी। तो बात करते हैं आज के शो की, और आज आपके लिए हम क्या क्या लेके आए हैं और कौन कौन से आज के टॉपिक्स हैं जिन पे हम बात करेंगे। और उसमें पहला टॉपिक हम देखेंगे, कवर करेंगे, वो है ई टैक्सी का। उसके बाद हम बात करेंगे ड्रोन्स की कि ड्रोन किन किन सेक्टर में किस किस तरीके से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज से पहले हम देखते थे कि ड्रोन सिर्फ फिल्म प्रोडक्शन में और एक दो चीज़ों में और इस्तेमाल किए जाते थे, मगर आने वाले वक्त में हम ये भी देख रहे हैं कि ड्रोन आपको ऐसी जगह भी इस्तेमाल होते हुए नजर आएंगे जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बहुत ही फैसिनेटिंग सी बात हो गई है। तो बात हम पहले करेंगे ई टैक्सी पे। जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है और यहाँ पे कौन कौन सी ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पे हर किस्म का मौसम पाया जाता है, 4 सीज़न यहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके अलावा समंदर, रेगिस्तान और हर किस्म की एक जो चीज़ होती है जो कि इंसान को अट्रैक्ट करती है वो यहाँ पे पाकिस्तान में पाई जाती है। और तभी पाकिस्तान में जो एक टूरिज़्म पोटेंशियल है वो बहुत ज़्यादा है। ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी यहाँ पे लोग आते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती को आके एक्सपीरियंस करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के नॉर्थ साइड की बात करें तो मेरे ख्याल से ये हम सब ही नॉर्थ साइड पर जाना चाहते हैं और अपनी गर्मियों की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में भी इवन तो हम अपने नॉर्थ साइड पर जाते हैं और वहाँ पर जाके जो पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने कुदरत को जो अल्लाह पाक ने एक नेमत से नवाजा हुआ है, वहाँ के पहाड़ों से जो अल्लाह पाक ने हमें नवाजा हुआ है, हम वहाँ पर जाके वो चीज़ें देखते हैं और इन सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं। और मेरे ख्याल से जब हम वहाँ पर जाते हैं तो अपने आप को मज़ीद एक फ्रेश, एक हेल्दी और अलाइव फील करते हैं। तो मगर हम ये भी देखते हैं साइड बाय साइड के जहाँ पे इतनी खूबसूरती अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को नवाजी हुई है, वहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि कुछ शहरी और हमारी अपनी भी कुछ गलतियाँ जो कि उन सब जगहों की गंदगी में इजाफा करती हैं, जो कि वहाँ पे गंदगी को फैलाती हैं, जो कि वहाँ की खूबसूरती को ख़त्म करती हैं। और जो अल्लाह पाक ने इतनी खूबसूरत आप हमें एक नेमत अता की हुई है पहाड़ों की शक्ल में, जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान के लोगों के लिए बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी इसकी एक ऐसी रेपुटेशन है, बल्कि स्विट्ज़रलैंड, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रेलिया और डिफरेंट डिफरेंट दीगर ममालिक से यहाँ पे हर साल लोग आते हैं और यहाँ पे आके टूरिज़्म को प्रमोट करते हैं। और यहाँ के जो अल्लाह पाक ने पहाड़ों से हमें नवाजा हुआ है, केटू जैसे एक बहुत बड़े पहाड़ से अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, वहाँ पे आते हैं और उनको सर करते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे गंदगी हम डे बाय डे देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। कचरा हमें देखने को मिलता है और गैसेस हमें देखने को मिलती हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर में फैलाती हैं, जो कि गाड़ियों से धुआं हम देखते हैं जो निकलता है, जो कि ना कि मेरे ख्याल से हमारे लिए, जो कि हम लाहौर से या तो डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से जाके नॉर्थ साइड पर जाते हैं और जाके वहाँ पे उसकी खूबसूरती एक्सप्लोर करते हैं, बल्कि वहाँ के अपने लोकल्स के लिए जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है और उनके लिए ये चीज़ बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त है। क्योंकि अगर तो हमारे घर को कोई आके गंदा करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमें चीज़ बुरी लगेगी। इसी तरीके से वहाँ के लोकल्स को भी ये चीज़ बुरी लगती है कि किस तरीके से जो शहरों से जो एक लोग आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आके गंदगी फैलाते हैं। मगर हम ये देखते हैं कि इस गंदगी का जहाँ पे जायज़ा लिया गया कि किस तरीके से यहाँ पे मज़ीद गंदगी फैलाई जा रही है और कौन कौन से वो एलिमेंट्स और कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाई जाती है, उसमें हम एक मेजर फैक्टर ये भी देखते हैं कि उसमें एक मेजर फैक्टर जो आता है वो आता है गाड़ियों का धुआं। जी हाँ, क्योंकि हम ये देखते हैं कि हर साल, अभी पिछली हमने रिकॉर्ड देख रहे थे कि 7,000 गाड़ियाँ जो कि नॉर्थ साइड पे गई हैं और ये इस गर्मियों की छुट्टियों में, तो वहाँ पे 70,000 गाड़ियाँ जब वहाँ पे जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उनका जो धुआं है
वहाँ पे जब एयर में जाएगा तो वहाँ की जो एक कार्बन डाइऑक्साइड जिस तरीके से फैलाएगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ की जो एयर है वो गंदी हो जाएगी और वहाँ पे हमें डिफरेंट बीमारियाँ देखने का मिलेगा। और बीमारियाँ तो देखने को हमें मिलेंगी, मगर जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे संगीन मसले हैं जो कि ना कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ये क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे संगीन मसले फेस करते हैं, हमें वो चीज़ भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसीलिए वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो वो वहाँ पे जो वो ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं और जो यहाँ से लोग ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, उनमें जो धुआं जो वहाँ से गाड़ियों में से निकलता है वो बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस होता है। इसी सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए टेक्नोलॉजी ने अपना रोल अदा यहाँ पे किया और मेरे ख्याल से इस दफ़ा जो टेक्नोलॉजी ने अपना नॉर्थ साइड के अंदर रोल अदा किया है वो ना कि हमारे लिए, ना कि वहाँ के लोकल्स के लिए, बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। वो इलेक्ट्रिक टैक्सी लॉन्च की जा रही है। इस तरीके से नाम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है, ई टैक्सी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो कि पेट्रोल से नहीं चलेगी, जी हाँ, बल्कि वो चलेगी इलेक्ट्रिक चार्जिंग के थ्रू। और वो जब इलेक्ट्रिक चार्जिंग के थ्रू चलेगी तो उसमें इतनी पोटेंशियल होगी उस गाड़ी के अंदर, वो इजीली एक बहुत लंबा सफ़र इजीली तय कर सकेगी, 250 किलोमीटर का सफ़र इजीली तय कर सकेगी। मगर हाँ, साथ ही ये भी सवाल उठता है कि अगर तो इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च की जाएगी तो उसकी चार्जिंग यूनिट कहाँ पे होंगे, उनके चार्जिंग यूनिट पे हम उन गाड़ियों का चार्ज किस तरीके से करेंगे। तो आपको मैं बताता चलूँ कि ई टैक्सी को लॉन्च करने के साथ ही साथ एक उनके जो चार्जिंग के यूनिट हैं उनको भी इंस्टॉल करने का जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया है, जो कि इस्लामाबाद के अंदर हमें देखने को मिलेगा कि वहाँ पे उसके यूनिट भी इंस्टॉल कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ वहाँ पे हमें ये भी देखने को मिलेगा कि जो उनकी सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको बताता चलूँ कि इसकी सर्विस होगी कैसे और किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाएगा और कौन लोग इनको इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बात करना और समझना बहुत ज़रूरी है। ये ई टैक्सी सर्विस जो है ये इस्तेमाल इस तरीके से की जाएगी कि इस्लामाबाद के अंदर से इसका यूनिट इंस्टॉल किए जाएंगे और इस्लामाबाद से नथिया गली तक इसको जो एक गैप होगा वो इस सब चीज़ों का कवर करेगी और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको ये टैक्सी की जो सर्विस है उनको प्रोवाइड की जाएगी। और इनको जो लोकल्स हैं जो वहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट के लिए अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, जो कि पता नहीं कितने सालों से एक ही गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ये गाड़ियाँ प्रोवाइड की जाएंगी और उस रेट में प्रोवाइड की जाएंगी और ऐसी स्कीमों के साथ प्रोवाइड की जाएंगी कि उनके लिए इतनी एक ऐसी गाड़ी को खरीदना मसला ना हो। क्योंकि हम जब ये देखते हैं कि ई टैक्सी, तो हम साथ ही ये भी सोचते हैं कि पता नहीं ना जाने कितनी महंगी और कितनी एक्सपेंसिव ये गाड़ी होगी। मगर मैं आपको बताता चलूँ कि वहाँ के लोकल्स के लिए ऐसी स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा और ऐसे इस तरीके से उनको ये सब चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी कि वो ईजिली इन सब चीज़ों को परचेज कर सकेंगे। दूसरा, इस्लामाबाद से लेकर नथिया गली तक इसकी सर्विस जो है वो अभी तक लॉन्च की गई है, मगर वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ये भी कहना है कि जब नथिया गली तक हम इसको टेस्ट करेंगे कितनी ये कामयाब रहती है और उसकी फिर जितनी ये वहाँ पे तक कामयाब रहेगी उसके बाद ही नथिया गली से आगे गिलगित बल्चिस्तान तक भी इसकी जो है सर्विस वो प्रोवाइड की जाएगी। और मैं बताता चलूँ कि एक फुल चार्ज के अंदर ये 250 किलोमीटर इजीली सफ़र तय कर सकेगी, जिसकी मदद से होगा ये कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट एक क्रिएट होगा और वहाँ पे जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता था और जो एक क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग जैसे ऐसे संगीन मसलों को पैदा करता है, जो कि ना कि सिर्फ हमारे लिए, इंसानी जानों के लिए, बल्कि जानवरों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो कि हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। हमारे समुद्र के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, हमारे ग्लेशियर्स के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। तो वहाँ पे ऐसे संगीन मसलों को कवर अप करने के लिए ये इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा। और मैं आपको बताता चलूँ कि जो टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं यहाँ पे लाहौर से, पाकिस्तान के बाहर से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से और डिफरेंट कंट्री से जो लोग आते हैं उनको ये सर्विस प्रोवाइड की जाएगी और इजीली, ताकि उनका जो ट्रांसपोर्ट है वो इजीली बेहतर हो सके और साथ ही साथ जो हमारी टूरिज़्म की इंडस्ट्री है उसको एक बूम मिले और एक इकॉनमी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट क्रिएट होगा। ये तो जी हमारी ई टैक्सी की बात होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे ड्रोन्स के हवाले से कि ड्रोन्स हम देखते हैं किन किन जगहों पे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और मेरे ख्याल से कि मैं आपको जब बताऊंगा कि ड्रोन्स अब किस किस जगह पे इस्तेमाल किया जा रहा है और कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है और उसके बेनिफिट्स क्या क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, तो यकीनन आप बहुत ज़्यादा फैसिनेट होंगे। मगर मैं आपको बताऊंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी,
ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ई टैक्सी पे। मैंने आपको बताया कि किस किस तरीके से ई टैक्सी का इस्तेमाल किया जाएगा और किस तरीके से और कब कब ये ई टैक्सी को लॉन्च किया जाएगा और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से ये वहाँ के लोकल्स को भी, हमें भी, और जो पाकिस्तान के बाहर से जो लोग आएंगे उनको किस तरीके से ई टैक्सी हमें बेनिफिट देगी। बेसिकली ये मैं आपको थोड़ा सा इसको मज़ीद थोड़ा सा एलेबोरेट कर दूँ। ये क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का एक जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो इनिशिएटिव है, ये उसका ये एक ऑब्जेक्टिव है जो कि किया जा रहा है। इसमें अलावा बहुत सी और भी चीज़ें क्लीन ग्रीन पाकिस्तान में की जा रही हैं जो कि इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट को क्रिएट करेंगी। मगर साथ ही बात जहाँ पे टेक्नोलॉजी की चल रही है और एयर की और इस तरह की बातों की चल रही है, तो मैं आपको और भी बताता चलूँ कि एक और टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है। आपने ड्रोन का नाम तो सुना ही होगा। ड्रोन, इसको एरियल व्हीकल्स भी कहते हैं और आज से पहले ये इस्तेमाल की जाती थी। मैंने अगर अपने अपने बचपन की बात करूं, और मैं जब मूवीज़ देखा करता था और जब ड्रामे देखा करता होता था, तो मैं वहाँ पे देखता था कि यार ये ऊपर से तो शॉट आता है, ये किस तरीके से शॉट आता है। तो मैं अक्सर बड़ा फैसिनेट होता था कि यार शायद ये ऊपर चढ़ के और एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के ये शॉट लेते हैं। मगर मुझे इस चीज़ का कभी अंदाज़ा हुआ ही नहीं था कि ये एक मशीन के थ्रू, एक डिवाइस के थ्रू ये सारे शॉट को लेते हैं और इतने खूबसूरत जो सारे शॉट्स आते हैं उनको एक ड्रोन की मदद से सारे कैप्चर किए जाते हैं। तो हम ये देखते थे कि ड्रोन का इस्तेमाल हमने सिर्फ देखा था कि फ़िल्म प्रोडक्शन के अंदर और ड्रामा शूट्स के अंदर, डॉक्यूमेंट्री शूट्स के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था वहाँ पे। और एक अच्छा शॉट लेने के लिए, एक एरियल व्यू का शॉट लेने के लिए हम ड्रोन का इस्तेमाल किया करते होते थे फिल्म प्रोडक्शन में, जो कि मेरे ख्याल से 19 से और 90 जब से मूवीज़ और फिल्म इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है तब से ही ड्रोन की टेक्नोलॉजी वहाँ पर इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मगर अब हम ये भी देखते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल और भी बहुत सी ऐसी जगहों पे हो रहा है जो कि ना कि मेरे ख्याल से सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे फ्यूचर के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, जो कि हमारे आने वाली नस्लों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी किस तरीके से यहाँ पे लिंक कर रही है हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ और उनको किस तरीके से बेनिफिट पहुँचाती है, तो मैं उसकी थोड़ी सी बात करूंगा कि टेक्नोलॉजी, हम ये भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी अब इस्तेमाल की जाती है एग्रीकल्चर के अंदर। जी हाँ, फसलों के अंदर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है और फार्मर्स जो कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह कि आप लोग जानते ही हैं कि फसल, अगर एक जो भी कोई फसल होती है वो एक कुछ मरले के अंदर फसल नहीं होती, वो एकड़ों के अंदर फसल होती है। और एक फसल की देखभाल के लिए हमें उसकी छोटी से छोटी चीज़ को देखना पड़ता है, उसकी छोटी छोटी हमें देखभाल करनी पड़ती है और इनकी छोटी से छोटी डिटेल के अंदर जाके उनका मद्देनज़र उनका मायना करना पड़ता है कि इसको किस टाइम पे पानी चाहिए, किस टाइम पे इसको सीड चाहिए और किस टाइम पे इसको ज़रूरत है कि उसमें आके जो डिफरेंट सीड्स का इस्तेमाल करके उस फसल को बेहतरीन किया जाए। तो इतने बड़े एकड़ों में जब हम देखते हैं तो एक किसान या तो कितने भी मजदूर, एक मैन पावर की मदद से हम कभी भी इतनी एकड़ों की फसल के अंदर हम जाके चेक नहीं कर सकते कि एक एक पौधे को चेक नहीं कर सकते, एक एक फसल को चेक नहीं कर सकते, एक एक क्रॉप को चेक नहीं कर सकते कि किस तरीके से उसमें क्या उसको ज़रूरत है और उसमें क्या उसको मज़ीद चीज़ों की ज़रूरत है। तो ड्रोन ने इस जगह, ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी ने अपनी जगह इस तरीके से अपने आप को इस जगह पे इस्तेमाल किया है कि हम देखते हैं कि ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो जाती है और इतने एकड़ों की फसल के अंदर से इजीली एक फाइंड आउट करती है कि कौन सी फसल को किस टाइम पे क्या ज़रूरत है और वो पूरा एक मायना करती है और उसको जो ऑपरेट कर रहा होता है वो सारे उसको कैमरे की मदद से सब चीज़ें उसकी देखता है और फिर उसको जो भी फसल को जो भी चीज़ की ज़रूरत होती है वो आके इजीली हमें पता चल जाता है और उस तक उसकी जो सीड है और जो पानी है, जो भी चीज़ें हमें उनको पहुंचनी होती हैं वो इजीली पहुंच जाती हैं। तो हमने इसकी एक जो यूज़ है वो ये भी देखा है कि किस तरीके से जब किसानों ने इस चीज़ का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया तो उनको कैसे कैसे बेनिफिट मिले हैं। मगर हम ये भी देखते हैं कि हर किसान और हर फार्मर इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ज़ाहिरी बात है, इसके लिए बहुत सी लर्निंग की ज़रूरत होती है और बहुत सी टेक्निकल चीज़ों की भी ज़रूरत होती है कि हमने किस तरीके से इसको उड़ाना होता है, किस तरीके से इस चीज़ों को समझना होता है। तो मगर हम ये भी देख रहे हैं कि अब किसानों को इस चीज़ की अवेयरनेस दी जा रही है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मदद से भी और बहुत से ऐसे जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इनका बड़ा साथ दे रही है और इन सब चीज़ों को सिखा रही है किस तरीके से आपने अपनी फसल को टेक्नोलॉजी की मदद से मज़ीद बेहतर करना है। ये तो बात होगी एग्रीकल्चर में हम ड्रोन का इस्तेमाल देखते हैं। मगर अब मैं बड़ी आपको एक फैसिनेटिंग सी और बड़ी मज़ेदार सी बात बताने लगा हूँ जो कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको सुन के बड़ा मज़ा आएगा और आप बड़े हैरान भी होंगे। फूड डिलीवरी के बारे में तो आप सब लोगों
लोगों ने बड़े गौर से और बड़े पहले का सुना होगा कि किस तरीके से फूड डिलीवरीज की जाती थी। हम जब कोई भी चीज़ अपने ऑर्डर करनी होती थी, एक वक्त था कि जब हमने कोई भी चीज़ ऑर्डर करनी होती थी तो हम खुद जाके कुछ फासले और कुछ माइल को तय करते थे और तब जाके हम उस चीज़ को बाय करते थे और उसको घर लेके आते थे। मगर अब हम ये देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारी इस चीज़ को कितना आसान और कितना ईजी कर दिया हुआ है कि हम ईजीली किसी भी चीज़ को अगर हमने मंगवाना होता है तो हम सुकून से एक ऐप के थ्रू ऑर्डर करते हैं और ऑर्डर करके विद इन कुछ मिनट्स के अंदर हमारे घर में जो है डिलीवरी वो पहुंच जाती है। मगर अब हम ये देखते हैं कि ये तो वो चीज़ थी कि हम ऐप के थ्रू किस तरीके से डिलीवरी करते थे, मगर अब हम ये भी देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने अपना फूड डिलीवरी के अंदर भी अपने जो है वो पंजों को गाड़ दिया जी, और ड्रोन्स की मदद से अब फूड डिलीवरीज की जा रही हैं। इस्लामाबाद के अंदर अब एक नई न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि इस्लामाबाद के अंदर जो फूड डिलीवरी है वो अब ड्रोन्स की मदद से की जाएगी, और ड्रोन आप घर बैठे किसी भी अपनी ऐप के थ्रू इजीली एक डिलीवरी करेंगे, किसी भी रेस्टोरेंट में आप एक ऑर्डर को बुक करेंगे और ड्रोन की मदद से आपके घर के अंदर जो है वो आपका जो फूड होगा वो इजीली पहुंच जाएगा। बड़ी ही फैसिनेटिंग सी चीज़ है, मगर ज़ाहिरी बात है इससे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस और इससे कुछ लॉज भी हैं जो कि हम साथ में शायद हम देखते हैं, और मेरे ख्याल से टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके बाद ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मज़ीद डिफाइन हो जाते हैं। उससे पहले तो डिफाइन होते ही होते हैं, मगर हम उसके बाद भी देखते हैं कि टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो किस तरीके से फ़ायदा पहुँचाती है और किस तरीके से वो किस सेक्टर में नुकसान ही पहुँचा रही होती है। फिर हम उसके मुताबिक उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी इम्प्लीमेंट करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि इसमें मजीद क्या एडवांसमेंट की जा सकती है। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये भी चीज़ देखी जा रही है, मद्देनज़र रखी जा रही है कि इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं और किस तरीके से हम इसको मज़ीद बेहतर और फर्निश कर सकते हैं, ताकि ये जो इसकी एक राइड होगी, जो इसकी एक फ़्लाइट होगी, हम उसको ईजीली अपने जो एंड यूज़र है, जो एंड कंज्यूमर है, उस तक बेहतरीन तरीके से पहुंचा दें। मगर क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे एयर ट्रैफिक हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वायर्स का कनेक्शन हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, बिल बोर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इस तरीके से हमें जो एक डिफरेंट जो होते हैं, जो बिजली के जो पोल्स होते हैं, हमें वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो एक सवाल साथ बाय साइड ये भी उठता है कि अगर एक ड्रोन एक इतने से वेट को उठा के कहीं भी जाएगा तो वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को कैरी करेगा और किस तरीके से अपने एंड यूज़र तक पहुंचाएगा। और ये जो रास्ते में जो एक दीवारें जो हमारे आगे, हमारे पाकिस्तान के अंदर स्पेशली हम देखते हैं पोल्स वायर्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं, इन सब चीज़ों को किस तरीके से कवर अप करेगा और इन सब चीज़ों को किस तरीके से क्रॉस करके एक अपने एंड यूज़र तक अपनी जो प्रोडक्ट है उसको पहुंचाएगा। तो हम उसमें ये देख रहे हैं कि अभी जो कंपनी इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रही है, जो कंपनी इस चीज़ पे काम कर रही है, वो साइड बाय साइड इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखते हुए और पाकिस्तान की इन्वायरमेंट के और पाकिस्तान की एयर ट्रैफिक के मुताबिक से ही इस प्रोडक्ट को बना रही है और उसकी हाइट को और उसकी स्पीड को उसी तरीके से एडजस्ट कर रही है कि किस तरीके से ये फ़्लाइट को उड़ाया जाएगा और किस तरीके से जो एक एंड यूज़र तक उनका जो प्रोडक्ट होगा वो पहुंचाया जाएगा। तो ये था जी हमारे ड्रोन की बात कि हम देखते हैं कि ड्रोन कितने अब मज़ीद कितने फैसिनेट कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक हम बात करते हैं, टेक्नोलॉजी किस तरीके से हमारी इंसानी ज़िंदगियों पर अपना ग़लबा एक कायम करती आ रही है। आज भी वो लोग हमें देखने को मिलते हैं जो कि पुराने दौर की सादगी में पनाह लेते हैं कि वो दौर अच्छा था और उस दौर में सुकून था। मगर हम ये भी अब देखते हैं कि आज के दौर में इंसानी तरक्की और टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंसानी तरक्की की चोटी पे खड़ी हुई है और आज बीमारियों से और डिफरेंट मसलों से लड़ने के हल ज़्यादा हैं। और टेक्नोलॉजी की मदद से हम देखते हैं कि बहुत से हमारे काम हैं जो कि आसान हो गए हैं और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हम पहले सोचते थे कि यार ये चीज़ हमें करेंगे तो हमें इतना अरसा और इतना टाइम और इतनी मेहनत लगेगी, अब वो सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो चुकी हुई हैं। जिस तरीके से हम ये देखते हैं कि एक आज के दौर में जहाज़ की एक जो सर्विस है वो ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम विद इन फ्यू आवर्स के अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी सिटी के अंदर इजीली ट्रैवल कर लेते हैं। मगर अगर हम आज से पहले और कुछ दौर पहले जाते हैं और सब चीज़ों को देखते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि कितना एक अरसा और कितना एक तवील सफ़र तय करने के बाद इंसान अपनी मंजिल पे तक जाता था। पहाड़ों ऊँटों का सफ़र करता था, घोड़ों पे सफ़र करता था और पैदल कितना कितना न जाने कितनी कितनी देर सफ़र करके अपनी मंजिल तक इंसान पहुंचता था और जहाँ भी उसने पहुंचना होता था अपने काम को वो जहाँ के वहाँ पे करता था। मगर अब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से इस टाइम को कम कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने किस तरीके से हमारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो वो चाहे ड्रोन की शक्ल में हो, वो चाहे ई टैक्सी की शक्ल में हो, वो चाहे एक जहाज़ की शक्ल में हो, वो चाहे किसी भी शक्ल में हो, मगर टेक्नोलॉजी ये हमें बात माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में आसानी पैदा कर रही है। मगर हम ये भी देखते हैं कि आज के जो लोग हैं और जो पुराने दौर के लोग हैं
किसी न किसी बंदे में ये मसला ज़रूर हमें देखने को मिलता है अडेप्टेबिलिटी का। और मेरे ख़्याल से ये अडेप्टेबिलिटी का एक ऐसा वाहिद मसला जो कि इंसानी तरक्की को, हमें इंसान को तरक्की से दूर करता है। क्योंकि जो मुल्क और जिस कौम ने इंसानी टेक्नोलॉजी को और किसी भी चीज़ की अडेप्टेबिलिटी अपने अंदर पैदा नहीं की, तो वो हमें नुकसान में और ख़सारे में जाती हुई नज़र आ गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का जो प्रोग्राम है वो अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसी तरीके से मज़ीद हम आपकी खिदमत में मज़ीद अच्छे से अच्छे और फैसिनेटिंग से टॉपिक लेके आते रहेंगे, जो कि मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं आसानी भी पैदा करेंगे, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में खुशी भी पैदा करेंगे, और कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में इन्फॉर्मेशन को भी ऐड करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा आज का शो बहुत पसंद आया होगा। फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और देखते रहिएगा टेक हब विद आज़म तारिक। अल्लाह हाफ़िज़।